Morning students, good morning students and welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing the another topic your pharmacology is anti cancer drugs. ठीक है, तो एंटी कैंसर ड्रग्स क्या है इसके बारे में देखते हैं. तो पहले एंटी कैंसर ड्रग्स से पहले हम देख लेते हैं कैंसर क्या है. तो कैंसर इज अ डिसीज इन विच अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन स्प्रेड ऑफ अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ सेल्स इन द बॉडी. यानी कि कैंसर एक डिसीज़ है जिसमें क्या है, किसी सेल का मल्टीप्लिकेशन, अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन, उसमें कंटिन्यू डिवीजन हो रहा, कंटिन्यू ओवरग्रोथ हो रही है. साथ में उस सेल के अंदर फंक्शन, एबनॉर्मल फंक्शन जनरेट हो जाते हैं. तो यानी कि वो सेल जो कंटिन्यू डिवाइड भी हो रही है, साथ में उसमें एबनॉर्मल फंक्शन जनरेट हो गए. तो इस टाइप की जो ग्रोथिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं. द ग्रोथ ऑफ द सेल्स, the continued growth of the cells and with the abnormal functions, this type of growth is called cancer. ठीक है, तो कैंसर सेल हैव ए 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं नॉर्मल सेल से. नॉर्मल सेल से कंपेयर करें कैंसर सेल को तो 4 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहला क्या है, अनकंट्रोल पॉलिफरेशन, यानी इसमें कंटिन्यू डिवीजन चलता रहेगा. दूसरा क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन, उसके जो फंक्शन नॉर्मल सेल के होते हैं वो नहीं रह पाएंगे उसमें. इन्वेसिवनेस, यानी कि एक जहाँ पर ये कैंसर होगी वहाँ से ही दूसरी जगह पहुँचकर दूसरी ऑर्गन को इन्फेक्टेड कर सकती है. और मेटास्टेसिस मतलब क्या है, इसके फंक्शन में और इसके स्ट्रक्चर में कंटिन्यू चेंजिंग हो सकती है. तो ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉर्मल सेल से अलग करते हैं कैंसर के लिए. अनकंट्रोल पॉलिफरेशंस, लॉस ऑफ फंक्शन, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस. अब बात करते हैं कि नॉर्मल सेल कैंसर में, एबनॉर्मल सेल में यानी कैंसर में चेंज कैसे हो जाती है. मेन कारण ये होता है, नंबर ए वाला, द इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसिस जीन. ये जो ट्यूमर सप्रेसिस जीन जब एक्टिव रहेगा तो उस कंडीशन में जो सेल डिवीजन होता है वो आपका चलता है, लेकिन अनकंट्रोल डिवीजन नहीं हो पाता. लेकिन जब ट्यूमर सप्रेसिस जीन जब इनएक्टिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में सेल डिवीजन होगा वो अनकंट्रोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होने लगेगा. और उस कंडीशन जो नॉर्मल सेल है वो आपके एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है. ये क्यों होता है कि जो आपके ट्यूमर सप्रेसिस जीन जब इनएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू द P53 एक आपकी एंजाइम प्रोटीन है. इस प्रोटीन के अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाए, या फिर कोई जो वायरस कोई बाहर से आए उससे जाके बाइंड हो जाए, या फिर उसकी जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसमें कोई चेंजिंग हो जाए. तो ये चीज़ें, ये आपका म्यूटेशन होना, या फिर कोई वायरल का आके बाइंड हो जाना, या फिर कोई उसकी जो हिस्टोन प्रोटीन है, प्रोटीन की जो सीक्वेंस है उसमें चेंजिंग हो जाना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं. कभी अल्ट्रावायलेट रेस के कारण भी हो सकता है, पेस्टिसाइड और इन्फेक्टिसाइड्स की वजह से हो सकता है, एक्सरेज ज़्यादा एक्सपोज ऑफ एक्सरे की वजह से हो सकता है. बहुत से रीजन है ये इफेक्टेड होते हैं. इसके अलावा क्या है, द एक्टिवेशन ऑफ कंटिन्यू G1 फेज नॉट रीच G0 फेज. और कभी कभी क्या होता है कि जो सेल होती हैं वो कंटिन्यू G1 फेज में मेंटेन रहती है, 0 फेज में नहीं पहुंचती है, तो वो भी आपका कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये आपका जैसे एक सेल डिवीजन की प्रोसेस है, जिसमें सेल डिवीजन हमने देखा होगा आपने फर्स्ट ईयर में. सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें 3 प्रोसेस होती हैं. फर्स्ट होती है इंटरफेस होती है, सेकंड फेज होती है वो आप माइटोसिस होती है, थर्ड फेज होती है वो साइटोकाइनेसिस होती है. इंटरफेज में बेसिकली सेल डिवीजन के लिए तैयारी होती है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, जिसमें सेल डिवीजन की प्रिपरेशन चल रही होती है. और G2 फेज, G1 फेज में एस फेज और G2 फेज. तो G1 फेज में बेसिकली जो ऑर्गन्स होते हैं वो डबल होते हैं. एस फेज में DNA डबल होना शुरू हो जाता है, सिंथेसिस ऑफ DNA हो जाता है. G2 फेज में आपकी जितनी भी सिंथेटिकली जो सिंथेसिस के लिए, मतलब सेल डिवीजन के लिए जो भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो सभी पूरी हो जाती हैं. एम फेज यानी माइटोसिस फेज होती है, जिसमें कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में आपके एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है. इसके बाद में सेल या तो G0 फेज में हो जाएगी या फिर G1 में पहुँच जाएगी. G1 में अगेन पहुँचेगी तो उसमें डिवीजन दोबारा शुरू हो जाएगा, और G0 फेज में पहुँचेगी तो उसमें डिवीजन रुक जाएगा. अक्सर हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल होती हैं वो हम हमेशा G1 फेज में पहुँचती रहती हैं, लेकिन जो आपकी नॉन स्टेम सेल है वो G0 फेज में पहुँच जाती हैं. और कुछ सेल ऐसी भी हैं जो हमेशा G0 फेज में पड़ी रहती हैं, जैसे कि आपकी नर्व सेल्स होती हैं वो हमेशा G0 फेज में पहुँची जाती हैं, यानी कि उनके अंदर कंटिन्यू डिवीजन नहीं होता है. न्यूरॉन्स के अंदर कंटिन्यू डिवीजन नहीं, कभी डिवीजन एक बार डिवाइड होने का दोबारा डिवीजन नहीं होता, यानी G0 फेज में रहती हैं आफ्टर मैच्योरेशंस. और जो कि कुछ सेल ऐसी होती हैं कि उनके अंदर कुछ सेल की डैमेज भी आती हैं, तो उनको हीलिंग करने के लिए उनके अंदर डिवीजन हो पाता है, वो अगेन G1 फेज में आती हैं और डिवाइड होने के बाद में दोबारा G0 फेज में पहुंच जाती हैं. लेकिन जब ये सिस्टम बिगड़ जाए तो कंटिन्यू G1 फेज में वो पहुंच जाए तो वो क्या है, कैंसर जैसी कंडीशन इंड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो ये स्टेप्स हमने इसमें भी दिखाए हैं आपको.
कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, फिर सेल डिवीजन होके 2 सेल बन गई और परमानेंट सेल डिवीजन हो जाता है, G2 फेज पहुंच जाएगा, जैसे न्यूरोसिस हैं, कार्डियक मायोसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये एक बार बनते हैं, दोबारा नहीं बनेंगे, दोबारा इनका डिवीजन नहीं हो पाता है। बाकी सबका सेल डिवीजन चलता रहता है, ये सेल साइकिल चलती रहती है। अब आते हैं हम एंटी कैंसर ड्रग के बात में। यानी एंटी कैंसर ड्रग्स आदर किल कैंसर सेल और मॉडिफाई देयर ग्रोथ। यानी एंटी कैंसर ड्रग्स वो हैं, या तो वो आपके कैंसर को किल करने का काम करेंगी या उसकी ग्रोथ को मॉडिफाई करती हैं। हाउएवर सेलेक्टिविटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स इज़ लिमिटेड एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक ड्रग्स यूज एज इन थेरेपी। जबकि ये सिलेक्टिविटी जो है आपकी मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स की वो लिमिटेड रहती है, क्योंकि ये हमारी जो बॉडी के सेल्स है उसको ये किल कर रहे हैं। और हमारी बॉडी की सेल, कैंसर सेल भी क्या हमारी बॉडी की सेल है, और हमारी बॉडी के सेल और दूसरी बॉडी के सेल को किल करने का काम करेंगे, तो हमारी बॉडी को साथ साथ दूसरी और बॉडी को किल करने का काम करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि मतलब हमारी बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिक होती है, क्योंकि कैंसर सेल भी क्या है हमारी बॉडी की सेल है, और जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से वो चेंज किस में हुई, कैंसर में चेंज हो गई। तो हमारी नॉर्मल सेल को भी इफेक्टेड करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स, और एंटी कैंसर को भी इफेक्टेड करते हैं, इसलिए बहुत सारे इसके टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट होते हैं। क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए, इसमें एल्कलाइटिक एजेंट्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड है, क्लोरो साइक्लोफॉस्फेमाइड है, इसोफॉस्फेमाइड, क्लोराम्बिसिल है, मेफ्लासिन है। इसके अलावा आपका इथाइलिन है, थाइबिटा है, इथाइलिन सल्फोनामाइड है, ब्यूसल्फान है, नाइट्रोसो यूरिया है, जैसे कार्मिस्टीन, लोमिस्टीन है, टार्जिन है, डिकार्बाजिन है, टाइमोकोजोलिन है। इसके अलावा प्लेटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिस्प्लेटिन है, ये सभी यूज़ हो जाती हैं। एंटीमेटाबोलाइट्स कुछ यूज़ होते हैं, जैसे फ्लोरिलेट एंटागोनिस्ट में मेथोट्रेक्सेट है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट में मेकअप्टोप्यूरिन है, 6-thiopyridine है। और इसके अलावा पैरामिडीन एंटागोनिस्ट में आपका 5-fluorouracil है, साइट्राबिन है, और मायोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल डैमेज एजेंट में आपका बिनब्लास्टिन, बिनसर्टेन, ये सभी यूज़ होते हैं। बाकी और भी एजेंट्स वो आप देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और ये सभी एजेंट अलग अलग जो आपकी सेल साइकिल है उस पर अफेक्टेड होते हैं। इनका काम मेनली यही होता है, मेजॉरिटी एजेंट जो होते हैं कि जो इनकी सेल ग्रोथ को सप्रेस करें। सेल ग्रोथ तभी सप्रेस होती है कि जो सेल साइकिल के स्टेप्स हैं उनको ये रोकें। जैसे कि आपकी स्टार्टिंग करते हैं तो मैं जैसे आपकी ये हार्मोनल और एंटी न्यूप्लास्टिक एंजाइम्स हैं, वो बेसिकली G1 फेज को सप्रेस करते हैं। G1 फेज सप्रेस हो जाएगी तो आगे की सेल डिवीजन प्रोसेस रुक जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स हैं, जो फोलेट एंटागोनिस्ट हैं, फोलेट एनालॉगस हैं, प्यूरिन एनालॉगस हैं, पैरामिडीन एनालॉगस हैं, और ये सभी एजेंट क्या करते हैं, जो एस फेज है उसको रोक देते हैं। एस फेज रोकने की वजह से क्या होगा, सेल डिवीजन रुक जाएगा। सॉरी एक मिनट। तो ये जितने भी एजेंट हैं वो आपके एस फेज को अफेक्टेड करते हैं, जिससे कि एस फेज रुक जाएगी और सेल डिवीजन रुक जाएगा। इस मतलब उसको मिला के इस सेल साइकिल रोकना है। कुछ एजेंट G1 फेज में ही रोक देते हैं, कुछ एजेंट होते हैं वो एस फेज में काम करते हैं। जितनी भी आपकी एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग होती हैं वो सब क्या है, एस फेज को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। टोपाइसोमरेज फर्स्ट इनहिबिटर ये भी एस फेज को ब्लॉक करते हैं। इसलिए G2 फेज जिसमें आपका एपिडो फाइलोटॉक्सिन डेरिवेटिव है, मेस्लियस कंपाउंड है, ये सब क्या है G2 फेज को रोकेंगे, जिसकी वजह से सेल डिवीजन रुक जाएगा। इसके अलावा आपका टैक्सिन है, बिनकार्बोलाइड है, वो आपके एम फेज जो मायोटिक सेल डिवीजन होता है उसको रोकते हैं, जिससे सेल डिवीजन रुक जाती है। कुल मिला के क्या है कि बहुत सारे जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, सेल साइकिल को रोकते हैं और सेल साइकिल का सप्रेशन करते हैं। जब सेल साइकिल रुक जाएगी तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, और वो सेल डिवीजन ना हो यही ज़रूरी है कैंसर में कि ओवर ग्रोथ रुकती जाए, तो उसके लिए डिफरेंट एजेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। दोबारा देख लेते हैं कौन से ड्रग्स होते हैं, इसको हम बड़ा सा क्लासीफाई के बेस पे। तो ड्रग विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय द कैंसर इन्फेक्टेड टिश्यू इज नोन एज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग को हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये ड्रग क्या बेसिकली क्या करती है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी और इससे इन्फेक्टेड टिश्यू हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करती हैं, और साथ में उसकी सेल की ग्रोथ को रोक भी देती हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन थेरेपी यूजली इज टू किल ऑफ मैनी एस कैंसर सेल्स। और कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से क्या होती है, कैंसर सेल को किल किया जा सकता है। तो क्या ड्रग क्लासिफिकेशन करें तो मेनली कुछ एल्कलाइटिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। जो एल्कलाइटिंग एजेंट्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, वो डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जब डीएनए का पॉलीमराइजेशन एक डीएनए से दूसरा डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल डबल नहीं होगा तो सेल डिवीजन की पॉसिबिलिटी
ख़त्म हो जाती है। और जब डीएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो सेल डिवीजन होगा नहीं, तो यानी कि सेल की डिवीजन, सेल का पॉलिफिकेशन रुक जाता है। एंटी ट्यूमर मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो मेनली इफेक्टेड करते हैं डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के लिए, यानी कि एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स जो होंगे वो डीएनए आरएनए को सिंथेसिस को इंटरफेयर करते हैं। डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो सेल की डेथ भी हो सकती है, साथ में सेल डिवीजन पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। एंटी मेटाबोलाइट जितने भी होते हैं वो आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं, मेनली वो सेलुलर मेटाबॉलिक जितनी रिएक्शन होती है उनको सप्रेस कर देते हैं, जिससे कारण जो आपकी पैरामिडीन प्यूरिन जो प्रोडक्ट होते हैं, प्यूरिन प्रोडक्ट हैं, पैरामिडीन प्रोडक्ट हैं, जो डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन जरूरी होते हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो उससे भी सेल डिवीजन रुक जाएगा और साथ में सेल की डेथ हो जाती है। तो एल्कलाइटिंग एजेंट क्या करते हैं? डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। एंटी ट्यूबर एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? डीएनए आरएनए को सिंथेसिस को इंटरफेयर करते हैं। और एंटी मेटाबोलाइट्स जितने ड्रग्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? इसकी मेटाबोलाइट रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे प्यूरिन, पैरामिडीन और फोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे ना इसमें डिवीजन हो पाएगा और ना ही मेटाबोलिक जो रिएक्शन सप्रेस होगी, ना ही डिवीजन हो पाएगा, ना ही वो सेल आगे सर्वाइव कर पाती हैं। ठीक है, अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म, किस तरीके से सेल ये सभी एजेंट काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ड्रग होते हैं वो आपके न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स को फॉर्मेशन को, बायोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ब्लॉक द न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। जब न्यूक्लिक एसिड ही नहीं बनेगा तो डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। कुछ एजेंट क्या करते हैं? डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द डीएनए एंड इनहिबिट द डीएनए रिप्रोडक्शन। कुछ एजेंट होते हैं डायरेक्टली डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डीएनए की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इंटरफेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए अपना काम नहीं कर पाता है और डीएनए ना ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो पाएगा, ना ही डीएनए में ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस सप्रेस हो जाती हैं। यहाँ डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा और डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर्स। नंबर 3 क्या है? इंटरफियर द ट्रांसक्रिप्शंस एंड ब्लॉक द आरएनए सिंथेसिस। कुछ एजेंट क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसको अफेक्ट करते हैं, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि आरएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से क्या होंगे? डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्टेड होती हैं और ना ही वो सेल ग्रो कर पाएगी। इस तरह से नंबर 4 बात करें तो इंटरफेयर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड फंक्शंस। कुछ ऐसी एंटीकेशन ड्रग होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं और उसके फंक्शन में अफेक्ट करते हैं, जिससे उसके नॉर्मल फंक्शन अफेक्टेड होते हैं और वो सेल ग्रो नहीं कर पाएगी। और लास्ट में इन्फ्लुएंस द हार्मोन होम्योस्टेसिस। कभी कभी ये देखा गया है कि बहुत से ऑर्गन्स में जो कैंसर होता है वो आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज होने की वजह से या एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स की वजह से कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे कैंसर हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ यूट्रस कैंसर, ठीक है, यूट्रस जो कैंसर होता है या ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं? एक्सेस अमाउंट में वो हार्मोन्स होते हैं वो पहुँच जाते हैं या कंटिन्यू उनका वहाँ पर रिलीज होते रहते हैं या उनकी एक्टिविटी वहाँ उस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ओवरग्रोथ होने हो जाती है। जैसे आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, अगर वो यूट्रस में ज़्यादा क्वांटिटी पहुँच रहा है या ज़्यादा क्वांटिटी उसकी हाइपर एक्टिविटी हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ गई है, तो वहाँ पर क्या कंटिन्यू सेल डिवीजन होता रहेगा, जिसकी वजह से यूट्रस कैंसर बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका प्रोस्टेट कैंसर है, इसमें क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या है, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा पहुँच जाए तो वहाँ भी ग्रोथिंग कभी भी हो जाती है। तो प्रोस्टेट कैंसर भी आपका टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल की वजह से भी कभी हो जाता है। तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन होमोस्टेसिस की बात हो रही है कि कुछ जो एंटी कैंसर ड्रग होते हैं वो हार्मोन की एक्शन को अफेक्ट करते हैं, हार्मोन की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो एजेंट होते हैं ब्लॉक द न्यूक्लिक एसिड, जो अब इनको हम 1 by 1 देखते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ सब मैकेनिज्म को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पहली बात क्या है? ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए सिंथेसिस। जैसे जितने भी आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट जो आपके हैं, जो आपके इनहिबिट करते हैं किसी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम्स होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि फोलिक एसिड नहीं फॉर्म हो पाता है, तो वो भी उससे भी क्या होगा? डीएनए आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जैसे आपकी मेथोट्रेक्सेट ड्रग क्या करती है? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे फोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जो बहुत ज़रूरी है न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। इसी तरीके सेकंड ड्रग जो है आपकी प्राइमरीन एंटागोनिस्ट होते हैं। प्राइमरीन प्यूरिन आपने पढ़े होंगे, प्यूरिन एंड प्राइमरीन इज द इम्पोर्टेंट ये जो कंटेंट होते हैं जो न्यूक्लिक आरएनए डीएनए के फॉर्मेशन के जरूरी होते हैं। जब पैरामिडीन का फॉर्मेशन रुक जाता है, किसकी वजह से? इनहिबिट द थायमिडीलेट
सिंथेडेज, ये आपके थायमिडिलेट सिंथेडेज यानी कि थायमीन जो है उसके फॉर्मेशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से कि फ्लोरोयूरेसिल जो कंपाउंड है ये भी आपके पैरामिडिन के फॉर्मेशन रोकते हैं और इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज। जो साइट्राबिन है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, क्योंकि ये साइटोसिन, थायमीन, ये जितने भी आपके पैरामिडिन यानी कंपाउंड होते हैं वो फॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं। इसी तरीके से प्यूरिन एंटागोनिस्ट होते हैं, वो इनहिबिट द इंटर कन्वर्जन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स यानी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन को रोकते हैं। तो वो आपके प्यूरिन एंटागोनिस्ट हो गए, जैसे कि आपका 6-mercaptopurine, 6-thiogoniने ये इस तरह से इफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आपका राइबो न्यूक्लियोसाइड डाईफास्फेट रिडक्टेस एंटागोनिस्ट है, जैसे हम डाईहाइड्रोक्सी यूरिया कंपाउंड होता है, ये संयम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है राइबो शुगर फॉर्म नहीं हो पाता। राइबो शुगर भी एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है डीएनए आरएनए का, जब वो ये नहीं बनेगा तो डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के जितने भी एंटी मेटाबोलाइट कंपाउंड हैं ये सभी ड्रग क्या कर रहे हैं, एक तरह से आपके प्रोडक्ट, कुछ जो कम प्रोडक्ट हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं डीएनए आरएनए फॉर्मेशन के, उनकी सिंथेसिस नहीं होने देते हैं। जब रॉ मटेरियल नहीं बनेगा डीएनए आरएनए का तो डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यानी एक तरह से जितनी भी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स हैं वो आपके रॉ मटेरियल ऑफ डीएनए आरएनए को फॉर्मेशन को रोकती हैं, जिससे कि डीएनए का फॉर्मेशन या आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि डीएनए आरएनए का रॉ मटेरियल क्या है, 3 चीज़ें होती हैं। राइबोस शुगर होती है, ठीक है, प्यूरिन या पैरामिडिन होती हैं या न्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फास्फेट्स होते हैं, तो फास्फेट्स, पैरामिडिन, प्यूरिन और राइबोस शुगर्स, तो ये क्या है रॉ मटेरियल है जो डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्हीं रॉ मटेरियल को रोकने का काम किसका काम है, एंटी मेटाबोलाइट कंपाउंड का है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो डीएनए के फंक्शन को अफेक्टेड करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को अफेक्टेड करते हैं, जैसे एल्कलाइटिंग एजेंट्स। जितने एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं वो डीएनए के स्ट्रक्चर पे, किसी एक स्ट्रक्चर पे को अफेक्टेड करते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का उससे अफेक्टेड करते हैं, जिससे डीएनए अपना फंक्शन खो देता है या अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन प्ले नहीं कर पाता है। जैसे आपका एल्कलाइटिंग एजेंट्स, एल्कलाइटिंग एजेंट में आप क्या कहते हैं, मेथोक्लोरोथायमीन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, ईफोसामाइड है, क्लोराम्ब्यूसिल है, मीफालाइन है, ब्यूसल्फान है, नाइट्रोसोयूरिया है, थायोपिटा है। ये सभी ड्रग क्या करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर को इन्फेक्टेड करते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और जिसकी वजह से उसके फंक्शन लॉस हो जाते हैं। प्लेटिनियम है, सिस प्लेटिनियम है, कार्बोप्लेटिन है, ठीक है। और एंटीबायोटिक में आपका बिलियोमाइसिन है, माइटोमाइसिन सी है। इसी टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर में आपका साइटोमेटिसिन एनालॉगस है और पोडोफाइलोटॉक्सिन्स है, और एंटीबायोटिक जैसे आपकी एस्ट्रोमाइसिन डी है, ठीक है। ये सब कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा कुछ कंपाउंड होते हैं इंटरफेयर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो भी क्या है, सेल ग्रो नहीं हो पाएगा, ना सेल डिवीजन पॉसिबल हो पाता है। जैसे आपकी स्पेशली जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन आपकी मायोटिक स्पिंडल फाइबर बनेंगे तभी क्या होता है, सेल डिवीजन पॉसिबल हो पाता है। जो आपके क्रोमोसोम हैं वो एक पोल से दूसरे पोल किससे हेल्प से पहुंचते हैं, मायोटिक स्पिंडल फाइबर से बनते हैं। और मायोटिक स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो तो मायोटिक स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, और फाइबर नहीं बनेंगे तो जो क्रोमोसोम या जीन है वो एक पोल से बीच से अपोजिट पोल की तरफ नहीं जा पाएंगे और सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपकी ये एंटी ट्यूबुलिन एजेंट बेसिकली क्या करते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी कि बिन का एल्कोलाइड है, बिनसर्टिन, बिनब्लास्टिन, और टैक्सिन है जैसे पैक्लीटैक्सिल और डॉक्सीटैक्सिल। ये बेसिकली बाइंड ट्यूबुलिन प्रोटीन को फॉर्मेशन नहीं होते हैं और डिस्ट्रॉय स्पिंडल टू प्रोड्यूस मायोटिक अरेस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस होती है वो आपकी सप्रेस हो जाती है और सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस अमीनो एसिड सप्लाई एल एस्पराजिन, जो आपका एल एस्पराजिनेज जो एंजाइम्स है या ड्रग है वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं सेल डिवीजन में होते हैं, उनको उनकी सप्लाई को ये रोक देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैंने आपको बताया था इन्फ्लुएंस हार्मोन होमोस्टैसिस, मतलब मैं बताया था कि हार्मोन की ओवर एक्टिविटी की वजह से भी क्या होते हैं, कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये हार्मोन की ओवर एक्टिविटी को सप्रेस करने वाली ड्रग को भी यूज़ करते हैं, जिससे कि वहाँ पे कैंसर की चांसेस या मल्टीप्लिकेशन रुक जाए।
These drugs bind to the hormone receptors to block the action of sex hormone which resulting in inhibition of tumor growth। यानी ये ड्रग क्या करेंगी, उन हार्मोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से ओवर एक्टिविटी ऑफ जो सेक्स हार्मोन है जिसकी वजह से ट्यूमर ग्रोथ हो पा रही है वो आपकी रुक जाती है। तो ये इन्फ्लुएंस हार्मोन होमोस्टेसिस में क्या है, वो ड्रग ऐसे काम करती हैं कि उनके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, हार्मोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि हार्मोन की ओवर एक्टिविटी कम हो जाती है। और हार्मोन की ओवर एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या है कि उनके मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। यानी कि कैंसर क्यों हो रहा था, हार्मोन की ओवर एक्टिविटी की वजह से। और ओवर एक्टिविटी कम कैसे किया कि हार्मोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जैसे आपका एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन्स हैं और एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं, वो आपकी क्या करती हैं, बेसिकली इसके एक्शन को कम कर देंगे। जैसे ई है सीरम टैक्सिमीम है। इसी तरीके से एंड्रोजन और एंड्रोजन एंटागोनिस्ट ड्रग यूज़ की जाती हैं। प्रोजेस्टेरोन ड्रग यूज़ की जाती हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग यूज़ की जाती हैं, प्रेडिनिसोल अदर हैं। और इसके अलावा गेनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटर्स हैं और आपका एरोमेटेज इनहिबिटर्स। ये सब ड्रग्स हैं जो आपके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक होने की वजह से क्या है कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स की कम हो जाती है, जिससे कि कैंसर सेल की मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका बेसिकली कि क्या क्या मैकेनिकल एक्शन पॉसिबल हो सकती है एंटी कैंसर ड्रग्स की। ठीक है, तो आज हम यही पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका और बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके देखेंगे कि मैकेनिकल एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कैसे कैसे ये काम करती हैं ड्रग, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से एंटी कैंसर ड्रग काम करती हैं। कुछ आपके हार्मोन की एक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट करती हैं, कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं, कुछ डीएनए आरएनए की जो रॉ मटेरियल होता है उसको इफेक्ट करती हैं। उस तरीके से ये एंटी कैंसर का काम करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैंसर में मिलेंगे, एंटी कैंसर पार्ट नंबर 2 में, जिसमें कोशिश करेंगे आपका ये पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।